हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के 5002 जिसका सब्जेक्ट का कोड नंबर है लॉ ऑफ क्राइम 2 CRPC से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हिंदी नोट्स के साथ ही। और इसके अगर आपको फ्री PDF चाहिए और आपको लॉ के किसी भी सब्जेक्ट की फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या ईमेल आईडी व्हाट्सएप करें, लिखे और मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी और आपको इसके सब्जेक्ट के फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड कराएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज हम करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है इससे पहले इस वाले सब्जेक्ट के लॉ ऑफ क्राइम 2 के जिसका कोड नंबर है K5002 K5002 का फिफ्थ सेमेस्टर LLB का 3 इयर्स LLB का जो पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं से पहले वीडियोस में डाल रहा हूं। साथ साथ आपको और भी नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस, और आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर प्रीवियस क्वेश्चन की जो लिस्ट है और इस फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, परिवाद और आरोप में अंतर। देखिए, परिवाद और आरोप, परिवाद का मतलब क्या होता है? परिवाद का मतलब होता है यहां पर शिकायत। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर परिवाद का मतलब क्या है तो इसको मैं शिकायत या इंग्लिश में इसे कंप्लेंट भी बोल सकता हूं, कंप्लेंट। और आरोप जो है, जो कि अपने नाम में ही दिख रहा है कि वो होता है मेरा ब्लेम। कंप्लेंट और ब्लेम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम उसको करने वाले हैं। देखिए, आरोप, सबसे पहले हम आरोप करेंगे। आरोप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B, यानी कि आरोप जो है मेरा CRPC की जो सेक्शन है 2B के अंतर्गत आता है। यानी कि ये ब्लेम जो है CRPC के सेक्शन 2B के अंतर्गत आता है। शब्दों के अनुसार परिभाषित किया गया है। चार्ज में कोई भी चार्ज हेड शामिल होता है। देखिए, इस चार्ज में यानी कि आरोप के अंदर कोई भी एक हेड होता है जिसके ऊपर आरोप लगता है। जब चार्ज में एक से अधिक हेड होते हैं तो देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आरोप के अंदर एक से अधिक व्यक्ति आरोपी हैं तो उसके अंदर एक हेड निर्धारित होता है जो कि एक मेन हेड होता है जिसके ऊपर मुख्य आरोपी जिसे घोषित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि 4 व्यक्ति बैठ के कोई गुनाह के मतलब कोई भी अपराध की साजिश रच रहे हैं, और ये एक ऐसा अपराध है जिसमें डाका मारने की वो साजिश रच रहे हैं। अब आप देखिए, एक आरोपी तो घर पर बैठा है, तो यानी कि ये मास्टरमाइंड कह लीजिए आप इसको। 2-3 आरोपी गए हैं डाका डालने के लिए इस घर के अंदर। अब 3 में से एक आरोपी बाहर खड़ा है और 2 आरोपी अंदर डाका डालने गए। अब जब 2 आरोपी अंदर डाका डालने गए तो बाई चांस डाका डालते समय जो मालिक था वो उठ गया और इनमें से एक ने इसको शूट कर दिया। और जब शूट कर दिया तो इसमें अब देखिए यहां पर 4 व्यक्ति हैं। इन चारों में से कौन मुख्य आरोपी कहा जाएगा? देखिए, जिसने जिसको शूट करा वो तो आरोपी है, प्लस जो मास्टरमाइंड था जिसने ये सारी रचना घटी वो इस घटना का मुख्य आरोपी कहलाएगा, यानी कि हेड कहलाएगा, क्योंकि ही वॉज कंट्रोलिंग ऑल द 3 कल्प्रिट्स एट फ्रॉम हिज प्लेस। तो मुख्य आरोपी ये रहेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सजा जिसने शूट करा है उसको भी मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसने शूट करा। ही शुड हैव बीन कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ बट ही कुडंट, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका। तो ये आरोपी इसके ऊपर भी इसको और इसको बराबर की सजा मिलेगी, जबकि 2 सहयोगी आरोपी वो भी रहेंगे पर उनकी सजा उनके आरोप के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। चलिए आगे करते हैं। तो एक चार्ज हेड होता है। आपराधिक कार्यवाही शुरू होने पर आरोप एक महत्वपूर्ण कदम होता है। देखिए, कोई भी आपराधिक कार्यवाही अगर शुरू की जा रही है, कोई भी ट्रायल शुरू होने वाला है, तो एक आरोप जो होता है एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोप किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोप का सटीक सूत्रीकरण होता है। यानी कि यदि मैंने कोई आरोप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट लगाए हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि मैंने क्या आरोप लगाए हैं। जो शुरुआती चरण में इसकी प्रकृति जानने का हकदार होता है। देखिए, यानी कि फर्स्ट ट्रायल में हमें पता हो कि जो भी आरोप लगा है उसका नेचर कैसा है, यानी कि जो क्राइम किया गया है उसका नेचर कैसा है। जांच पूरी होने पर आरोप तय किया जाता है, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो हमें आरोप को तय किया जाता है। अगर जो स्टूडेंट
जांच को नहीं जानते तो मैंने अपने पिछली वीडियोस में जांच से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप चाहे तो वहां पर उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोप में से किसी एक अधिक शीर्षक शामिल हो सकते हैं। देखिए यहां पर मैं बताऊं, यदि ब्लेम लगा है ना, तो ब्लेम के अंदर एक से अधिक यानी कि मोर देन वन शीर्षक यानी कि हेड शामिल हो सकते हैं। आरोप में एक से अधिक मोर देन वन शीर्षक शामिल हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में आरोप लिखित रूप में दिया गया है, एक कथन है और अभियुक्त के खिलाफ तैयार किया गया है। देखिए यानी कि जो भी ब्लेम लगेगा वो रिटर्न में होना चाहिए और अभियुक्त के खिलाफ यानी कि जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें उसका अपराध का पूरा विवरण दिया गया हो, यानी कि पूरी एक्सप्लेनेशन हो कि उसने कैसा और कब क्या अपराध किया है जिसका उस आरोप पर लगाया गया है, यानी कि जो उस आरोप पर लगाया गया है। इसमें अपराध का स्थान व्यक्ति जिनके खिलाफ पर, यानी इसमें अपराध का स्थान वे व्यक्ति जिनके खिलाफ या जिस चीज के संबंध में अपराध किया गया है। देखिए इसमें अपराध का स्थान होगा निर्धारित और वे व्यक्ति होंगे जिनके खिलाफ अपराध निर्धारित किया गया है, या जिस चीज के संबंध में या जो चीज जिससे रिलेटेड है वो लिखा जाएगा इस ब्यौरे के अंदर। परिस्थितियां और कानून की धारा भी जिसके तहत आरोप में लगाया गया है, यानी कि क्या क्या सरकमस्टांसिस रहे, किन परिस्थितियों में ये आरोप लगाया गया या कोई भी गुनाह किया गया और जिसके तहत उस आरोप को लगाया गया है। इसलिए आरोप मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के खिलाफ तैयार किया गया आरोप है, यानी कि ये जो आरोप है मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया एक आरोप है अभियुक्त के खिलाफ, और जैसा कि मामला है और जैसा भी मामला है उसके खिलाफ तैयार किया गया है। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है, यानी कि देखिए जो भी ब्लेम लिखा जाएगा ना कि हाँ भाई इस स्थान पर हुआ, आपने इन सिचुएशंस में करा, ये लोग शामिल थे, आप इसके हेड हो, ये सारी बातें न्यायाधीश पढ़कर अभियुक्त को सुनाएगा। अभियुक्त कौन होता है? जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, उसको सुनाया जाएगा। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट का पता आरोप तब भी तय किया जाता है। देखो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है ताकि वह उसका उत्तर दे सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोप तभी तय किया जाता है जब मजिस्ट्रेट पाता है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। देखिए आरोप तभी तय किया जाए जब मुझे पता लगे कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। भैया अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो ही मैं इसको आरोप को यानी कि ब्लेम को आगे प्रोसीड करूंगा और आरोपी व्यक्ति मौजूद है, आरोपित व्यक्ति या व्यक्ति पर। ठीक है जी, यानी कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद हो, मतलब कि एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम शिकायत, यानी कि जिसे बोला जाता है परिवाद भी। देखिए शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की सेक्शन धारा 2D यानी कि सेक्शन 2D के अंतर्गत शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए इसके अंदर जो डेफिनेशन है ना वो सीआरपीसी की धारा 2D के अंतर्गत शिकायत को दर्ज किया गया। देखिए शिकायत से तात्पर्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया गया ऐसा आरोप है जो इस संहिता के अधीन कार्यवाही करने के उद्देश्य से किया गया है हो। किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो किंतु उसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधा कंप्लेंट दी जाती है और ऐसे आरोप में जो कि इस संहिता के अधीन किया गया हो यानी कि इस सीआरपीसी के अंतर्गत आता हो के उद्देश्य से किया गया है। किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने, देखिए कोई नोन या अननोन पर्सन ने कोई अपराध किया है, हम नहीं जानते उसे, तो अपराध किया, उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूं किंतु इसमें पुलिस की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है। देखिए अगर आप परिवाद क्यों कर रहे हैं यानी कि शिकायत कर रहे हैं यानी कि कंप्लेंट कर रहे हैं, पहली बात तो इसमें एफआईआर होना कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ने करा है। अब इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण ले लेते हैं यानी कि एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। स्पष्टीकरण किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट जिसमें जांच के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है शिकायत मानी जाएगी। देखिए इसमें क्या है, किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट। देखिए अब फाइनली हमने कोई जांच कर ली, जांच करने के बाद जो हमने मजिस्ट्रेट के सामने करी कंप्लेंट, उसमें क्या करा, पुलिस अधिकारी ने उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर जांच भी करी, तो उसके बाद फाइनली उसे शिकायत माना जाएगा और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है शिकायतकर्ता माना जाएगा। देखिए यहां पर क्या है
कि कंप्लेंट कौन कर रहा है, कंप्लेंट पुलिस अधिकारी कर रहा है जिसके द्वारा शिकायत दर्ज करी गई है। एक और आगे बात पढ़ लेते हम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिकायत शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को किस तरह परिभाषित किया है। शिकायत शब्द का अर्थ व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें मौखिक आरोप भी शामिल है। देखिए इसमें बोलकर भी है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ फलाना कर दिया। इसलिए यह माना जा सकता है कि शिकायत का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, यानी कि ऐसा कोई रूप नहीं है जिसमें शिकायत को हम जांचें। केवल यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा आरोप होना चाहिए जो प्रथम दृष्टया अपराध के होने का खुलासा करता हो, यानी कि फर्स्टली ये एक ऐसा आरोप होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए तथा मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने के लिए आवश्यक प्रस्तुत करता हो, या फिर मजिस्ट्रेट बोल रहा हो कि इस अपराध के ऊपर कार्यवाही की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं शिकायत के आवश्यक तत्व, यानी कि शिकायत करने के लिए मेन चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए शिकायत के आवश्यक तत्व, शिकायत के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार है। शिकायत में कोई आरोप आवश्यक होना चाहिए। देखिए शिकायत अगर मैंने करी है तो उसके अंदर कोई आरोप तो जरूर लगा हो कि भैया ये आरोप इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं ये कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं तो इस कंप्लेंट के अंदर ये आरोप सुनिश्चित होता है। आरोप किसी अपराध के घटित होने के संबंध में होना चाहिए। भैया ये बात भी होनी चाहिए कि अगर मैंने आरोप लगाया है तो मतलब कोई क्राइम हुआ है। ये नहीं कि मैंने सीधा बोल दिया कि भैया इसने मेरे को मेरे फोन पे फोन कर दिया तो मैं इस पे कंप्लेंट कर रहा हूं, जिसने मेरे फोन पे फोन क्यों करा। भैया अगर इसने आपके फोन पे कंप्लेंट करा और कोई ऐसी गोपनीय जानकारी यानी कि सीक्रेट जानकारी आपसे शेयर करी और आपकी जानकारी को इसने लीक कर दिया तो वो एक आरोप हो सकता है। ये नहीं कि आपको इसने रात को फोन कर दिया तो आपने शिकायत कर दी, ऐसा कुछ भी जांचा नहीं जाएगा। इसके बाद शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए। भैया इसमें कोई एफआईआर नहीं होगी, सीधा जो भी शिकायत होगी वो सीधा मजिस्ट्रेट के सामने होगी। शिकायत कार्रवाई करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। देखिए कंप्लेंट जो हो ऐसा नहीं हो कि भाई हमने कार्रवाई नहीं की जा रही, हमने शिकायत कर दी, पुलिस का वक्त जाया कर दिया। इसलिए मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने के लिए कहे बिना की गई शिकायत कानून की नजर में शिकायत नहीं है। देखिए जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोलेगा ना तब तक उस शिकायत के ऊपर यानी परिवाद के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, यहां पर पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि स्पष्टीकरण में स्पष्ट है, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में बताया, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट जो कि जांच के बाद किसी असंज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है उसमें शिकायत माना जाएगा। देखिए यदि कोई पुलिस अधिकारी ने एकदम से रिपोर्ट करी जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा अपराध होने की आशंका है जो कि सही नहीं है, उसे शिकायत मार के कंप्लेंट मार के वो रिपोर्ट कर सकता है। अंत में यह उस व्यक्ति के विरुद्ध होनी चाहिए जिसने अपराध किया है। देखिए जो शिकायत उस व्यक्ति के विरुद्ध होनी चाहिए जिसने अपराध किया है, ना कि उस तीसरे व्यक्ति के लिए जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर कार्रवाई करता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने उससे कार्रवाई करने के लिए कहा है। देखिए मजिस्ट्रेट उस शिकायत पर कार्रवाई करता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने बोला है कि भैया इस पर आप कार्रवाई करो, लेकिन मजिस्ट्रेट सूचना पर अपनी पहली कार्रवाई करता है। लेकिन मजिस्ट्रेट सूचना पर अपनी पहल पर कार्रवाई करता है। देखिए लेकिन मजिस्ट्रेट सूचना यानी इंफॉर्मेशन मिली तब वो अपनी कार्रवाई करेगा। ये नहीं कि भैया मजिस्ट्रेट को रात को सपना आ रहा है कि हाँ भैया ऐसी कोई शिकायत आने वाली है और मैं कार्रवाई शुरू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, शिकायत के मामले में मजिस्ट्रेट को अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कहा जाता है। यानी कि शिकायत के मामले में मजिस्ट्रेट को जो भी अपराधी है जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करेगी उस पर मुकदमा चलाने के लिए कहा जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता, ठीक है, यदि जो आरोप लगे हैं और उसमें मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाना जाना चाहिए, मतलब कि निराधार है, बिल्कुल बेसलेस है, यानी कि अगर उसे लगता है कि ये वाले जो है बिल्कुल बेसलेस है तो इसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, तो उसे संहिता की धारा 203 के अंतर्गत तो वो कौन सी लेगा, सीआरपीसी की सेक्शन 203 के अंतर्गत शिकायत को खारिज करने से पहले अपने चरणों को दर्ज करेगा। वो ये बताएगा कि भैया अगर मैं शिकायत को खारिज कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं तो उसका क्या कारण है, और वो उन सभी कारणों को दर्ज करेगा और बताएगा कि इन बेस के आधार पर मैं इस परिवाद को यानी कि कंप्लेन लेटर को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहीं पर था मेरा परिवाद और आरोप में अंतर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th सेमेस्टर के बताता रहूं और भी सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर 1st सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के क्वेश्चंस भी दूं, तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़े। और मैं आपको, यदि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
गुरुजी क्लासेस की, उस पर आपको लॉ के एंट्रेंस एग्जाम प्लस आपको ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे। उसमें मैं आपको अपना 50% कूपन डिस्काउंट कोड भी अप्लाई कराऊंगा, तो आपको कूपन कोड प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप 50% का कूपन कोड लगाकर आप बिल्कुल ना के बराबर पैसों में मेरे उस पर ऑनलाइन अपने टेस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट? क्लैट के, AIB के, और बहुत सारे एग्जाम्स आपको उसमें मिलेंगे। मोर देन आपको 3000 एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, प्लस आपको पूरे साल का एग्जाम कैलेंडर भी उसमें मिलेगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।